नमस्कार दोस्तों। देखिए, कुछ समय से हम लोग बंगाल की बारे में और तमिलनाडु के बारे में और साउथ इंडियन स्टेट्स के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, इन सब के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। किसी न किसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल और सभी चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी दिनों से बात नहीं हो पाई है जम्मू और कश्मीर पर। जम्मू और कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, प्रचार जोरदार तरीके से चल रहा है। डीडीसी के चुनाव होने वाले हैं जो लोकल बॉडीज़ हैं, और इसके अलावा पंचायतों के उपचुनाव हो रहे हैं। जो सीटें खाली पड़ी थी लंबे समय से, उन पर उपचुनाव हो रहे हैं। और इसके लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रहा है, और बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वहाँ पर चुनाव प्रचार कैंपेन को अच्छी तरीके से चला जाए। अनुराग ठाकुर को वहाँ पर प्रभारी बनाकर भेजा है, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी अच्छी सफलता हासिल करेगी। दूसरी ओर जो फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी, कांग्रेस, इन सब लोगों ने मिलकर जो गुपकर अलायंस बनाया है, हालांकि कांग्रेस इससे बाद में अलग हो गई है, तो इस गुपकर अलायंस को वोट देने के लिए फारूक अब्दुल्ला ने अपील की है कि गुपकर अलायंस के लोगों को वोट दें। पहले तो ये लोग चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे जम्मू और कश्मीर में, लेकिन जब इन्हें लगा कि यार विधानसभा लोकसभा चुनाव तो पता नहीं कब होंगे और ये छोटे चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों में अगर हम नहीं चुनाव लड़े, कोई लोकल लोग चुनाव लड़ गए, तो स्थानीय कई नेता पैदा हो जाएंगे जो आने वाले समय में हमें चुनौती दे सकते हैं, या फिर बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इन सब दलों ने ये फैसला किया था कि हम ये चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल ये बात तो चुनाव से अलग है, जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। मैंने एक वीडियो में आपसे चर्चा की थी रोशनी कानून के बारे में। आपको मैं बताऊं कि 90s में जब यहाँ से भारी संख्या में कश्मीरी पंडित और यहाँ के जो हिंदू लोग हैं, उन्होंने जब पलायन किया था, जब यहाँ पर टेररिज्म बढ़ा, तो उस समय जब यहाँ से पलायन शुरू हुआ था, तो यहाँ से लोग अपनी ज़मीनें छोड़कर चले गए थे। कुछ स्थिति यहाँ पर ऐसी हुई थी कि जैसे भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुई थी, कि पाकिस्तान में जिनकी ज़मीनें थी वो ऐसे ही छोड़कर चले आए थे वहाँ से। जो बेच सके उन्होंने समय रहते बेच दी, जिन पे नहीं बिक पाई उनकी ज़मीनें वहाँ अवैध रूप से कब्जा ली गई। रोशनी कानून भी इसी तरीका था। ये रोशनी कानून जो बनाया था, ये पूर्व की सरकारों ने बनाया। फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद, बाद में कांग्रेस भी इनके साथ मिल गई। इन सब लोगों ने ये कानून बनाया था कि प्रदेश में जो ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं, जो ज़मीनें जिनके मालिकान का आता पता नहीं है या जिन पर कोई दावा नहीं कर रहा है, वो सारी ज़मीनें औने पौने दाम में सरकार ज़रूरतमंद दो लोगों को देना चाहती थी कि भाई किसी गरीब को दे दें, खेती बाड़ी करने के लिए किसी गरीब किसान को दे दी जाए, या किसी के पास मकान नहीं है उसे मकान के लिए ज़मीन दे दी जाए। और ये ज़मीन लीज पर दी जा रही थी एक टाइम बाउंड पीरियड के लिए। लेकिन इसकी आड़ में वहाँ ज़बरदस्त लूटपाट मची। तमाम बड़े बड़े नेताओं ने ज़मीनें हथिया ली, तमाम बड़े बड़े लीडर्स ने अपने जानने वालों को ज़मीनें दिलवा दी, तमाम जानने वाले लोगों को अवैध रूप से किसान बनाकर उन्हें किसानों की ज़मीनें अलॉट कर दी गई। और ये सब कुछ एक माया जाल की तरह हो गया। कोई बोलने वाला था नहीं, क्योंकि केंद्र की सरकारों से इन्हें सपोर्ट मिलती रही। कांग्रेस की सरकार रही, उसने सपोर्ट दिया हमेशा से। बीच में वाजपेयी साहब की सरकार आई, उन्हें इतनी फुर्सत ही नहीं हुई कि वो इन सब चीज़ों को हैंडल कर सके। 5-6 साल उनकी सरकार रही, फिर चली गई। उसके बाद 10 साल तक फिर यूपीए की सरकार रही, कोई कहने सुनने वाला नहीं था। इस दौरान तो कांग्रेस के सहयोग से पीडीपी की सरकार भी यहाँ पर चली, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद और गुलाम नबी आज़ाद यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे। तो यहाँ पे कोई देखने सुनने वाला नहीं रहा, और लगभग 25,000 करोड़ रुपए की जमीनें लाभार्थियों को दे दी गई इस रोशनी कानून के तहत। और अब जबकि इस पर याचिकाएं डाली जा रही हैं और वहाँ पर 370 लागू कर दी गई है, लोगों में हिम्मत हुई। कुछ लोग ऐसे आए जिन लोगों ने पुराने मुद्दों को निकाला कि भाई किस किस तरीके से गलत तरीके से ज़मीनें आवंटित की गई हैं। इन सब मुद्दों को जब अब उठाया जा रहा है, तो अब सारी चीज़ें निकलकर सामने हो रही है। हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच करने को कहा, सीबीआई की जांच होने लगी है। सीबीआई की एक लाभार्थियों की सूची जारी हुई है, जिसमें यह पता लगा है कि इस 25,000 करोड़ रुपए के रोशनी जमीन घोटाले में किन लोगों ने जमीनें हथियाई। इनमें पीडीपी सरकार में वित्त मंत्री रहे हसीब द्राबू,
कई और मंत्री हैं, उनके परिवार के लोग, पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े होटल कारोबारी, पूर्व नौकरशाह, बैंकर, ये सब लोग शामिल हैं। देखिए किस तरीके से लूट हुई जमीनों की। इस लिस्ट में उन लोगों के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने रोशनी एक्ट के अलावा जमीन पर अतिक्रमण किया है, यानी कि इस एक्ट के तहत जिन्हें मिली वो तो हैं ही, इसके अलावा उस लिस्ट में उन लोगों के नाम भी हैं जिन्होंने जमीनें, सरकारी जमीनों पर एनक्रोचमेंट किया है और सरकारी जमीनें कब्जाई हुई हैं। प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश में रोशनी एक्ट के तहत ट्रांसफर किए गए सभी जमीनों का म्यूटेशन रद्द करने की प्रक्रिया में है। और एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि पिछले 30-40 सालों में जम्मू कश्मीर में कई अलग अलग तरीकों से सरकारी और जंगल की जमीन पर कब्जा किया गया। अमीर और प्रभावशाली लोगों द्वारा जमीन पर कब्जे को वैध बनाने के लिए कानून भी बनाया गया। 2001 में जम्मू कश्मीर स्टेट लैंड्स एक्ट पास किया गया था। इसे रोशनी योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत प्रावधान किया गया कि सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाए लोगों से कुछ पैसे लेकर मालिकाना हक कब्जेदार को दे दिया जाए। इस योजना के तहत राज्य में 20 लाख कनाल सरकारी जमीन को अतिक्रमणकारियों को सौंपने की बात कही गई और सरकार को 25,000 करोड़ रुपए की कमाई का दावा किया गया। रोशनी एक्ट को फारूक अब्दुल्ला सरकार में वित्त मंत्री रहे अब्दुल रहीम राधर ने 2000 के बजट में पेश किया था। इस कानून को बनाने वाली फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने तब सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को मालिकाना हक देने के लिए कट ऑफ वर्ष 1990 तय किया था कि 1990 के बाद जिन्होंने कब्जाया है जमीन उनकी, लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जा जारी रहा और सरकारें कट ऑफ डेट बढ़ाकर इन्हें वैध करती रही, यानी कि उसके बाद डेट्स आगे बढ़ती रही और उसे वैध करते चले गए। इस अधिकारी ने यह भी बताया है कि सैकड़ों एकड़ जंगल और राज्य सरकार की जमीनों पर नेताओं, कारोबारियों और नौकरशाहों की ओर से वैध रूप से कब्जा कर लिया गया। 2005 में महबूबा मुफ्ती की सरकार बनी। पीडीपी सरकार ने कट ऑफ को बढ़ाते हुए 2004 कर दिया। गुलाम नबी आजाद की अगुवाई वाली कांग्रेस की सरकार बनी, उसने कट ऑफ को 2007 कर लिया। रोशनी एक्ट को मनमाने, बेईमाने और अवैध रूप से लागू किया गया। इस अधिकारी ने बताया कि यहाँ पर जितनी भी ये जमीनें हैं 2007 में नियमों का बदलाव करते हुए कृषि भूमि को मुफ्त में दिया गया, जबकि शहरी जमीनें कम कीमत पर दी गई। इसके अलावा कृषि और जंगल की जमीनों पर कमर्शियल एक्टिविटी करने की इजाजत दे दी गई। 2014 में सीएजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि जब मोदी की सरकार बनी तब सीएजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2007 से 13 के बीच अतिक्रमित भूमि के ट्रांसफर से 76 करोड़ रुपए ही मिले, जबकि कायदे से सरकार को 25,000 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे। इस तरह से ये घोटाला हुआ और 28 नवंबर 2018 को उस समय के राज्यपाल जो सतपाल मलिक बनाए गए थे, उन्होंने इस कानून को खत्म कर दिया था। अब आप इसमें ये जान लें, ये भी जानकारी आई है कि इन जमीनों में जो बंगला बनाया हुआ है फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने, वो भी सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। इसके अलावा जम्मू और श्रीनगर स्थित नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यालय को भी विवादित और कोर्ट की ओर से असंवैधानिक करार दिए गए कानून के तहत वैध बताया गया। रोशनी एक्ट के तहत अवैध कब्जे को वैध बनाने के खेल में कई बड़े चेहरे सामने आए और ये सब चीजें चलती रही। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सरकार जो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, उसने एक बयान जारी करके कहा है कि इनमें जो हमारे फारूक अब्दुल्ला का नाम लिया जा रहा है तो फारूक अब्दुल्ला रोशनी के लाभार्थी नहीं हैं। और इस बयान में कहा गया है कि गलत इरादे से ये सूचना फैलाई जा रही है और सूत्रों के हवाले से सामने आई खबर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को रोशनी अधिनियम के लाभार्थी कहने की बात बिल्कुल झूठी फैलाई जा रही है। हालांकि फैक्ट इसमें क्या है ये कोई नहीं जानता। ये भी बिल्कुल सही है, हो सकता है कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने ये ज़मीनें ना ली हों, उनके बंगले अवैध रूप से ना बने हों, जो भी बात है, लेकिन ये बात फैक्ट है कि इन लोगों की छत्र छाया में जम्मू कश्मीर को लूटा गया। उसकी जो संपत्ति है, जो वहाँ के हकदार हैं, जो कश्मीरी पंडित वहाँ से कश्मीर को छोड़कर चले गए, उनके हक को लूटा गया, बर्बाद किया गया। और आज अगर वो लोग वापस कश्मीर लौटना चाहें तो शायद वो अपनी ज़मीनों को हासिल करने के लिए उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े। बहरहाल अब वहाँ मोदी सरकार प्रक्रिया ऐसी चला रही है कि जिन लोगों की ज़मीनें अवैध रूप से कब्जाई गई थी शायद वो उन्हें भविष्य में पा सकें
लेकिन ये बहुत लंबा ड्रिल है, बहुत लंबा प्रयास है, और 30-40 साल में जो लूट खसोट हुई है उसका आप 3-4 साल में निदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तय हो गया है कि फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद और ये गुलाम नबी आज़ाद और ऐसे ही कई जो अलगाववादी और नेता हैं जो कश्मीर में रहकर पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, उन लोगों ने कश्मीर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, आतंकवाद से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और ये बात कश्मीर के लोगों को अब पता लग रही है जब परत दर परत ये सारी चीज़ें खुल रही हैं। हम कश्मीर के इस सेंसिटिव मुद्दे पर आगे बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।